मेरे लिए मैं इमोशनल फूल हूँ कश्मीर को लेके। मुझे वहाँ का आसमान, बर्फ़ और यही सब याद। जब हम अपनी कहानी की बात करते हैं तो हम हमेशा हीरो होते हैं। जो चीज़ आप पसंद नहीं करते हो आपको वहाँ चले जाना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि मैं बच्चन साहब को ये बता दूँ कि असल में बचपन में मैं और आपका क्या रिलेशन। लेखक जो है हर शुरू में कवि होता है। जब कविता छूटती है तो उसको जाने देना चाहिए। हमारे देश में जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में उतनी अच्छी बनती नहीं है। मेरे साथ मानव कौल हैं। जो लोग फिल्में देखते हैं उनके लिए वो हीरो हैं, विलेन हैं। जो लोग थिएटर देखते हैं ख़ास तौर पर मुंबई सर्किट में, उनके लिए वो थिएटर का नया नाम है। नया इस संदर्भ में क्योंकि वो थिएटर तो कर ही रहे हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते हैं। तो जो थिएटर की एक परंपरागत परिभाषा है, खुद उनके ही शब्दों में उस खांचे में फिट नहीं बैठता हूँ। मानव भाई यहाँ पे दफ्तर में आए, दिल्ली में बुक फेयर चल रहा है, वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। कल मैंने इनसे खूब सारी रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के, हाथ नहीं जोड़े थे, प्यार से रिक्वेस्ट की, ये मान गए, आ गए। अभी हम लोगों ने खाना खाया, चाय पी और अब आपके सामने हाजिर हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि हम लोगों ने बहुत कहानियाँ सुनी हैं कश्मीर की। कहानियाँ विस्थापन की हैं, कहानियाँ उस दौर की हैं जब चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ, उसके बाद जगमोहन का दौर आया, बूट, क्लाशनकोव, JKLF, अलग ही दौर था। और जब भी हम किसी कश्मीर वाले से मिलते हैं, ख़ासतौर पे ऐसा कोई जिसने अपने बुज़ुर्गों के ज़रिए या खुद फर्स्ट आई अकाउंट में उस दौर के तमाम अनुभवों को अपने जहन में पेवस्त कर रखा हो, हम ये सवाल ज़रूर पूछते हैं क्योंकि हमारे लिए वो बार बार आने वाला सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। एक पूरी पीढ़ी अपने ज़मीन को छोड़ के चली आई। अकादमिक सर्कल में बड़ी बात होती है फ़िलिस्तीन के संकट को लेकर, आजकल रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेके हो रही है, या फिर यमन और इजिप्ट में जो हुआ उसको लेके हो रही है। आपने अपने पिता से, अपने रिश्तेदारों से क्या सुना? हुआ क्या था उस वक्त? उस दौर की कौन सी वो खौफनाक यादें थी जो आज भी जब आप परिवार के लोग बैठते हैं, बुजुर्ग बैठते हैं, तो बार बार जिक्र में? ये सवाल मानो भाई इसलिए भी क्योंकि वजीर में आपका रोल एक कश्मीरी आतंकवादी का था जो बहरूपिया सा होता है और मंत्री बन जाता है और किरदार उसी के इर्द गिर्द घूमता है। कश्मीर की यादें। अगर मेरे लिए पर्सनली मुझसे पूछें तो मेरे लिए कश्मीर बड़ा इमोशनल एंगल है। मेरे लिए मैं इमोशनल फूल हूँ कश्मीर को लेके। मुझे वहाँ का आसमान, बर्फ़ और यही सब याद है और बहुत कुछ। मैं भी अब 27 साल बाद श्रीनगर वापस गया था और मैं बारामूला जा रहा था अपने घर पे, तो अचानक वो जो खुशबू आती है और मुझे लगा ये मेरा कश्मीर है, मुझे पता है कश्मीर। 27 साल बाद में गया था कश्मीर, इसलिए ठीक तुम्हारे पीछे जो मेरी कहानी है उसके जो पृष्ठ पे जो तस्वीर है वो मेरे उस घर की है जहाँ मैं पैदा हुआ था, जो अभी खंडर हो चुका है। ये बात तो मेरे इमोशनल होने की है क्योंकि मुझे एक एक चित्र याद है। लेकिन मेरे पिताजी और जो है, मतलब सच बात यह है कि जो विस्थापन हुआ था उसका अकाउंट नहीं है हमारे पास। मतलब बहुत ज़्यादा बात की नहीं गई है जिस तरह से विस्थापित हुए थे लोग, और वो विस्थापन बहुत बहुत क्रूअल था। बट एट द सेम टाइम जो वहाँ पे रह गए हैं, चाहे वो मुस्लिम कश्मीरी हों, चाहे 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 पंडित हों, और जो विस्थापित हुए हैं, सब लोगों का दुख बराबर है। तो अगर मैं वही एक जो मुझे हमेशा लगता है कि जब हम अपनी कहानी की बात करते हैं तो हम हमेशा हीरो होते हैं कहानी में। तो कोई विलन नहीं है हमारे पास सारे हीरो हैं और सारी कहानियों के सब हीरो हैं, विलन कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती है क्योंकि सबकी कहानी में सभी हीरो हैं, तो विलन कहाँ है? ये वही बात हो गई ना कि जैसे अधिकतर जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं वो बोलते हैं कि अरे वो मेरे पिताजी तो बहुत सीधे थे, मेरे चाचा जो थे ना वो खा गए सब, या मेरे वो रिश्तेदार हैं वो सब खा गए। लेकिन आज तक एक बच्चा नहीं मिला जो बोले कि वो मैं था जिसने खाया था, क्योंकि सबके पिताजी सीधे हैं, सभी हीरो हैं, सबके साथ फरेब हुआ है। तो अब क्या है ना कि तो उसकी ये जो डिबेट है, जो लड़ाई है या ये बातचीत वाली लड़ाई है, उसकी जड़ें बहुत पीछे तक गई हैं। तो ये बातचीत है, लड़ाई से सॉल्व नहीं होता है। जो मुझे लगता है कि आपको एक जगह ख़त्म करना पड़ेगा हिस्ट्री, कि आज से हिस्ट्री को कोट करना बंद करें। अब हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि मैं जब कश्मीर गया था और मैं वहाँ के सेपरेटिस्ट से मिला था, वहाँ के जो लोग इस समय काम कर रहे हैं, जो पंडित हैं क्या जिनसे मिला था, और वो जो सेपरेटिस्ट है वो कश्मीरी पंडित, दोनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। और जब मैं उनसे मिल के, उन्होंने मुझसे बोला कि आप यहाँ थिएटर करें, कुछ काम करें, तो मैं तो खैर मैं इमोशनल तरीके से जुड़ा हूँ कश्मीर से, तो मेरा काम करना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उनसे सिर्फ यही कहा था कि आपका जो बच्चा बार बार जो कहवा लेके आ रहा है हमारे लिए, और वो जो हम तीनों की बातें सुन रहा है, उसे ये नहीं सुनना चाहिए, उसे कुछ और सुनना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो बच्चों को हमको बचाना चाहिए कि उनको ये कहानियाँ कि मेरा बाप हीरो था, वो लोग विलन थे, और उनको ये कहानियाँ कि वो हीरो थे और हम विलन थे, ये सुनाना हमें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई हल नहीं है कभी भी।
आप एक्टिंग करते हैं और हम लोगों को लगता है कि क्या कोई एक ऐसा वक्त होता है जब आप तय करते हैं शीशे के सामने कोई डायलॉग दोहराते हुए, किसी खास रंग की टोपी तिरछी करते हुए, कोई गाना गुनगुनाते हुए, या सामने से कोई ट्यूशन वाली लड़की निकल जाए, कि वो भीतर का जो हीरो भाव वो जाग जाता है? हम लोग आपके बारे में पढ़ रहे थे तो पता चला कि पिताजी चाहते थे कि पान की दुकान खोल ले। ये पान की दुकान वाला क्या चक्कर है? नहीं, असल में ये चक्कर है कि मेरे घर वालों को, बिकॉज मैं बैक बेंचर था, कतई कोई अपेक्षा नहीं थी मुझसे। मेरी माँ तो लगता था ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या ही कर लेगा, कुछ दिक्कत होगी तो ये भी होशंगाबाद में अपना बढ़िया चाय की पान की दुकान खोलेगा, चाय तो अच्छी बना ही लेता है। तो उन्होंने मुझे बड़ा ऐसा करके रखा था कि तुम कुछ ना कर पाओ ना तो बेटा चाय की दुकान तो खोल लेना, पान की टपरी अपनी चली जाएगी। तो और वो एक तरीके से ब्लेसिंग थी कि मेरे घर वालों को कोई अपेक्षा नहीं थी मुझसे। तो ये सब बोनस है उनके लिए जो भी मिला। वह भी मेरी माँ मेरे को आश्चर्य देखती हैं, तेरे बेटा ये क्या कर लिया तूने। ये दिलचस्प है माना भाई, क्योंकि ये हम सब लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। जब डांटा जाता था तो आजकल के बच्चे जो लोअर केजी में बाद में जाते हैं, हॉबी क्लास में पहले भेज दिए जाते हैं, और 5वीं 6ठी जमात तक आते आते उनको टॉफेल और गेट पता चल जाता है। हम लोग यही कहा जाता था कि नहीं पढ़ोगे तो भैंस चराओगे, नहीं पढ़ोगे तो मजदूरी करोगे। तो फिर ये एक्टिंग का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? होशंगाबाद में थे आप? हाँ, असल में मैं होशंगाबाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। मैंने एक समय पे, अगर मैं सिर्फ गिनाना चालू करूँ कि मैंने क्या क्या किया, मैंने पतंग की दुकान खोली है, मैंने ब्रदर्स लाइब्रेरी जो कॉमिक्स वो दुकान खोली है, मैंने एक गोली बिस्कुट वाला सामने था, उससे लड़ाई हो गई थी तो उसको हराने के लिए गोली बिस्कुट की दुकान खोली है। फिर इसके अलावा मैंने डांस सिखाया है, सनी डांस क्लब चलाया, क्योंकि अचानक मेरे को 6 वो ये वाले आ गए थे और गांव में मैं अकेला था जिसको ब्रेक डांस आता था। तो मैंने कहा ये तो नाइयों को मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी शादी में डांस करना चाहता है। हाँ। तो मेरे पास नाई आते थे रात में 9 बजे की शिफ्ट में, 50 रुपये महीना देते थे। कौन सा स्टेप सिखाते थे? आप ये मत खुलवाइए, पोल खुल जाएगी। उन्होंने बहुत पैसे दिए मुझे। मैंने अलग अलग स्टेप इजाद किए, उसका 1 2 3 4 सनी स्टेप डांस क्लब। सनी डांस क्लब। क्या फीस थी? उसका 50 रुपये महीना, और उसका बोर्ड भी लगा था, और हम इसके शोज करते थे थोड़े छोटे छोटे, किसी ऑर्केस्ट्रा के बीच में सनी डांस क्लब की तरफ से ये ब्रेक डांस मानव कॉल करने आ रहे हैं, और फिर मैं थोड़ा सा अपना और उस समय वो वाला गाना पॉपुलर था, कौन सा, हबीबा, याद है आपको? एक न्यू ईयर पे हबीबा, ये जावेद जाफरी ने डांस किया था, न्यू ईयर नाइट जब दूरदर्शन पे आता था। हम लोग बात की पीढ़ी के। अरे हम उतने भी बूढ़े नहीं है भाई। बात की पीढ़ी के। तो वो जो है ब्रेक डांस, अचानक मैं वहाँ का स्टार था और मैं मतलब पॉपुलर नंबर हो गया था वहाँ? पॉपुलर नंबर हो गया था, और मैं बहुत सिखाता था। और कितना लेते थे परफॉर्म करने का? ये तो 50 रुपये फीस हो गई। अरे कोई 70 देते थे, वही बहुत है। हमको तो कहीं सबके सामने परफॉर्म करने को मिल रहा है, और लोग बोलते थे क्या रबड़ जैसा घूमते हो यार तुम। इस बात और घर वालों की रिएक्शन क्या होती थी? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि नाच गा रहा है लड़का है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसा प्रेशर था कुछ नहीं? मेरे घर वाले इतने अद्भुत हैं कि उनको कोई उनका था कि पता नहीं कहीं से घूम के आता है, क्या करता है, बस उससे ज़्यादा उनका। जैसे जब मैं स्विमिंग में गया, जब मैं नदी में, हम लोग पैसे ढूंढते थे और मैं स्विमर बन गया, तो मेरा साई हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओके। मैंने इंडिया में 3rd पोजीशन है मेरी 100 मीटर बटरफ्लाई में। वो नदी के कारण हम लोग पैसे भी देते थे। लेकिन जब वहाँ सिलेक्शन हुआ तो मेरे घर वालों को समझ में नहीं आई बात कि ये एक बड़ी जगह सिलेक्शन हो गया इसका। साई तो वो बोले तैरता है यहाँ, काहे उसको वहाँ भेज रहे हो? कहते तुम यहीं रहो होशंगाबाद में। लेकिन वो अचानक मैं भोपाल के, यहाँ तैर, इतनी बड़ी नदी है अपना, यहाँ ख़त्म, तुम जाके वहाँ स्विमिंग पूल में टकरा जाओगे बार बार दीवार से। तो वो इस तरीके की, तो मेरे ख्याल से वो ब्लेसिंग है कि आपके माँ बाप से अपेक्षा ना रखें, इतना खुला जीवन हो जाता है ना। तो फिर डांस से मतलब कोरियोग्राफी की तरफ जाने को जाए, एक्टिंग की तरफ? तो एक्टिंग की तरफ इसलिए आ गया क्योंकि फिर मैंने एक दिन एक स्ट्रीट प्ले देखा था होशंगाबाद में, जिसका नाम था माता दीन चांद पे, जो बड़ा फेमस प्ले स्ट्रीट प्ले। तो वो जो स्ट्रीट पे जो करते थे, एकलव्य संस्था वहाँ करती थी। तो मैं वो जिस दिन मैंने वो प्ले देखा, मुझे कुछ होता ना, आपको लगता है कि यार ये करना चाहता हूँ लेकिन अपने गांव में ये नहीं कर सकता, बहुत शर्म आ जाएगी। तो मैंने वहाँ कभी नहीं किया। लेकिन जब भोपाल में जाके भारत भवन में एक प्ले देखा, उस दिन मैंने स्विमिंग छोड़ी, और उस दिन मैंने सब कुछ छोड़ा, जो भी मैं राय थे मेरे सारे थे जो मैं करता था। मैंने कहा अब मैं सिर्फ थिएटर करूँगा और एक्टिंग करूँगा। वहाँ से चालू हो गया सिलसिला। मुंबई में ज़्यादातर लोग जो सिनेमा में या थिएटर में एक्टिव हैं, उनमें से हमारी जानिब 90% की राह दिल्ली से होके गुजरी जाती है। आपका सिलसिला क्या रहा? मतलब भोपाल से सीधे मुंबई पहुँचे या नहीं? वो वाया क्या, दिल्ली? इसका भी एक फ़नी इंसिडेंट है कि मैं भोपाल में था, थिएटर कर रहा था, वहाँ मैं बोर हो गया, मुझे लगा मैं जाना चाहिए, मैं श्री राम सेंटर जाना चाहता था दिल्ली, क्योंकि मुझे थिएटर में रुचि बढ़ गई थी। मैंने कहा मैं रुचि
लेकिन अचानक पता नहीं, क्योंकि भोपाल, दिल्ली में मुझे कोई नहीं जानता था और भोपाल, बम्बई में भी कोई नहीं जानता था, और भोपाल में रूम लेके रह रहा था तो काफ़ी बुरी हालत थी। तो मैंने कहा अब जब जाना ही है तो चलो बम्बई चल के देखते हैं, क्योंकि मेरे 3 दोस्तों का सिलेक्शन NSD हो चुका था। मैंने कहा वो तो वहाँ जा ही चुके हैं, तो चलो मैं इस तरफ जाता हूँ। और जब मैं रिजर्वेशन करा के पहुँचा, लेट ही पहुँचा ऑफकोर्स, भागते भागते पंजाब मेल पकड़ रहा था। तो पहली बार हुआ था हिस्ट्री में कि दोनों पंजाब मेल एक साथ आई थी, अप और डाउन दोनों, भोपाल में। और मैं बम्बई में जाने की बजाय दिल्ली वाली में बैठ गया, और फिर सांची में जाके पता लगा कि अरे ये तो कहीं और जा रही है, फिर वहाँ उतरा वापस, फिर 1 हफ्ते बाद बम्बई गया। दिल्ली खींच रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम बम्बई में जाके थिएटर करेंगे। तो बम्बई में शुरुआती दौर बहुत ख़राब था। फोटो जैसे पहले तो वही था। अच्छा, ऐसा, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, ऐसा होता है क्या कि लोग ट्रेन से उतरते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर, कुछ दिन प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, कुछ दिन गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, ये ऐसा होता है कि इसको बहुत मैग्नीफाई कर दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं। गुरुद्वारे का तो खाना भाई सभी खाते हैं, आप दिल्ली में भी खाते हो, प्रसाद है बल्कि, इसको खाना भी साथ में, और भूखे हो और उतना अच्छा खाना मिलता है आपको वहाँ। लेकिन यह है कि कुछ लोगों ने जेन्युइनली काफ़ी स्ट्रगल किया है अलग अलग तरीके से, कई जगह। जैसे मैं बम्बई के लगभग हर स्टेशन पे नहीं, लेकिन हर, जैसे मीरा रोड में भी मैं रह चुका हूँ, स्टेशन पे नहीं लेकिन मीरा रोड जगह पे से लेके दहीसर, बोरीवली, हर जगह। लेकिन जब मैं बम्बई पहुंचा था तो मैं तो एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बम्बई नाम का स्टेशन होगा, जबकि पंजाब मेल से वो आता नहीं है। आप दादर आता है और वीटी आता है, तो मैं वीटी में बहुत देर बैठा रहा। मैंने कहा ये बम्बई क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं तो उस मूर्खता से शुरू की है मैंने बम्बई की अपनी जर्नी। तो फिर आप समझ सकते हैं, उसके बाद तो हैप्पी बर्थडे था। फिर बम्बई आ गया, लेकिन बम्बई कहाँ है, फिर उसके बाद चरनी रोड पे रहा काफ़ी दिन, और फिर वहाँ से किसी एक दोस्त का फ़ोन मिला जिसने कहा कि मैं, आप आ जाओ, हम 4 लोग रहते हैं, साथ रहेंगे बोरीवली में। वहाँ से पंच प्यारे हो गए। अब गॉडफादर की बहुत बात की जाती है मुंबई में, थिएटर सर्कल में भी, और उसमें आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी संस्था जिसने शुरुआती दौर में मांझने में भी मदद की हो और हौसला भी दिया हो उस समंदर में टिके रहने का? मेरे को जो बम्बई में खासकर, अगर मेरे को दुबे जी याद आते हैं, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया, सत्यदेव दुबे। और जैसे जो थोड़ा सा भोपाल में थिएटर करके हल्का एरोगेंस आ जाता है ना आपको, वो उन्होंने 2 मिनट में झाड़ दिया था, और फिर से बेसिक्स से हमने शुरुआत की थी। तो मुझे वो भोपाल का एरोगेंस सारा झड़ के बम्बई में उनके साथ बेसिक्स से स्टार्ट करना बड़ा कमाल लगा था। तो वो एक था जो थिएटर में मुझे साथ दिया। बाकी मेरे लिए बड़े छोटे छोटे जो चंद दोस्त हैं, जैसे अभय तिवारी एक हैं जो राइटर हैं, उन्होंने मुझे बड़ी हौसला अफजाई की जब मैंने लिखना चालू किया। कुमुद मिश्रा जो एक्टर हैं, जिनके साथ मैंने अरण्य थिएटर ग्रुप शुरू किया। अच्छा, वो तो सबसे जुड़े हैं आप लोग? हम, क्योंकि शक्कर के 5 दाने मैंने लिखा ही उनके लिए था, और हम दोनों ने एक थिएटर ग्रुप शुरू किया जिसमें गोपाल तिवारी, कुमुद मिश्रा, मैं, तो हम लोगों ने सबने ये अरण्य का सब शुरुआती दौर के साथ वही है। ये बड़ा मज़ेदार दौर है ना, मतलब कुमुद भाई को मेरे ख्याल से 5-10 साल पहले ऐसे मेन स्ट्रीम में लोग नहीं जानते थे। एकदम से उन्होंने कुछ कैरेक्टर रोल किए और चीज़ें तो हम पहचानते हैं। आपने कुमुद कहा तो हमें ऐसे नहीं गूगल नहीं करना पड़ रहा है। शक्कर के 5 दाने का बार बार जिक्र आ रहा है, क्या है इसकी कहानी, क्या है इस नाटक की? शक्कर के 5 दाने असल में कुछ समय पहले मैंने दुबे जी के साथ एक किया था प्ले, जिसमें कुमुद और हम दोनों ने एक्ट किया था, और तब से कुमुद और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए थे। लेकिन कुमुद भी एक दौर से गुजर रहा था कि वो कुछ नया करना चाहता था, और एक आपको हमेशा गुस्सा रहता है कि यार कुछ सही नहीं हो रहा है। और मैंने एक्टिंग छोड़ रखी थी 2002 से कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ। और अचानक मैंने ये नाटक लिखा, कुमुद को सुनाया एक दिन। कुमुद ने बोला अगर तुम पूरा लिख लोगे, जिसको यकीन था कि कभी नहीं लिख पाएगा पूरा, तो मैं करूँगा। तो ये आपका लिखा पहला नाटक था? अच्छा। और वो मैंने लिख दिया, और मैंने स्क्रिप्ट दे दी एक दिन। मैंने कहा ये लो, लिख दिया है। और संजना कपूर इतनी अद्भुत महिला हैं जिनके कारण मैं आज थिएटर में हूँ और थिएटर कर रहा हूँ। उन्होंने भी मुझे कहा कि तेरे को 2 दिन दे रहे हैं, बस भागना मत, नाटक ज़रूर करना, भले कैसा भी हो। मैंने कहा ठीक है, कर दूँगा। और वो 2 दिन हमने, जनवरी 2004 की बात है, जब हमने शक्कर के 5 दाने ओपन किया, मतलब ऐसी स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी कि मुझे लगा कि ये अभी मैं जाग जाऊँगा और फिर पता लग जाएगा कि ये सब हो नहीं रहा है असल में। आपने कहा कि 2002 में आपने एक्टिंग छोड़ दी थी, इसकी क्या वजह? मतलब खराब नाटक, खराब स्क्रिप्ट्स, खराब डायरेक्शन, जो मेरे को कतई पसंद नहीं था। तो मैं थोड़ा आइडियलिस्टिक आदमी हूँ, तो मुझे लगता है अगर जो चीज़ आप पसंद नहीं करते हो, आपको वहाँ चले जाना चाहिए, तो ये एक जगह बनेगी, स्पेस बनेगी, और आप कुछ दूसरा कर सकते हो।
आप स्क्रिप्ट भी करते रहो और वहीं रहो तो आप जीवन ही खराब कर रहे हो। वो क्या मानव कौल के राइटर और डायरेक्टर बनने की भी शुरुआत थी बिल्कुल कि राइट। आप नाराज हैं तो खुद क्यों नहीं बदल रहे, कब तक नहीं नाराज है और मेरे को दूसरे की बुराई करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने लगता है या तो आप खुद वो काम करके देख लो और या फिर उस चीज़ को पूरी तरह छोड़ दो। तो मैंने को लगा कि अगर मुझे थिएटर पसंद नहीं है, किसी का डायरेक्शन पसंद नहीं है, लोगों की प्ले राइटिंग पसंद नहीं है, तो ऐसा क्या है जो मेरे को पसंद है या जो मैं देखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो मैंने एक दिन बैठ के शक्कर के 5 दाने लिखा। बेसिक प्लॉट क्या है उस प्ले का? एक आदमी है जो बात कर रहा है, मोनोलॉग है, अच्छा, और जो कहानी रूप में प्रेम कबूतर में भी है। ओके। और वो लीड रोल कुमुद भाई ने किया? मैंने किया था और आज 12 साल हो चुके हैं, आज भी वो नाटक होता है। वो नाटक ट्रांसलेट हो चुका है लगभग 4-5 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी होता है, वो बांग्ला में भी होता है और उसके शो सब लोग कर रहे होते हैं। एक सवाल बार बार आता है कि थिएटर पहली सीढ़ी है या नींव का पत्थर है, बुनियाद है सिनेमा में एक्टिंग करने की। ये बार बार मतलब इसको लगभग एक चालू मुहावरा बना दिया गया है। लेकिन जब हम आपके करियर की तरफ देखते हैं तो नाटक तो खूब सारे हैं, फिल्में बहुत कम हैं। तो ये आपका कॉन्शियस फैसला है कि मुझे थिएटर ही ज़्यादा करना है क्योंकि ये मेरा फोटे है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, या जैसा आपने कहा कि थिएटर में जो दिक्कत थी वो आपको सिनेमा में भी नज़र आती है कि रोल उस तरह के नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है? एक तो ये बात भी है कि रोल नहीं, और दूसरा ये भी है कि हम लोग कहते हैं ऐसा कि जैसे अभी मैं मेरी पास्ट लाइफ को देख के बोल सकता हूँ कि कॉन्शियसली मैंने ये डिसीजन लिया, बट हम सब सर्कमस्टेंशियल चीज़ें जो सर्कमस्टेंसेस हमको देते हैं वही करते हैं, तो हम उसी के बने हुए लोग हैं। तो ये भी हो सकता है कि उस समय मुझे काम उतना मिला भी नहीं और वैसा काम नहीं मिला जैसा मैं करना चाहता था। तो लेकिन ये है कि मैंने कॉन्शियसली जब एक्टिंग छोड़ी थी वो इसलिए भी छोड़ी थी कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था एक्टिंग करने में। एज एन एक्टर मैं ख़राब एक्टर भी था शायद, क्योंकि आपको तभी मज़ा नहीं आता जब आप उतना अच्छा करते नहीं हो। लेकिन जब मैंने कायपोचे की, जो 2013 की बात है, मैंने एक तरीके से रीडिस्कवर किया अपनी एक्टिंग को, और मुझे लगता था कि यार ये टेस्ट है जो मेरे को एक्टिंग में चाहिए था, जो मेरे को मज़ा आ रहा था कि ऐसा कुछ इंटेंसिटी से परफॉर्मेंस होना चाहिए। और वो जो माहौल है जो इतना बदल चुका है आजकल फिल्म का, पिछले 5-7-8 साल में जो फिल्में बदली हैं, जिस तरीके की स्क्रिप्ट और जो प्रोफेशनलिज्म आया है वो इतना अद्भुत है कि जो पहले नहीं था। जब जिस दौर में 2002-2001 में हम काम कर रहे थे वो उतना प्रोफेशनल और उतने नए तरीके की फिल्में बनी नहीं जा रही थी, संभावनाओं के उतने दरवाजे कम नहीं थे। खुले। तो मुझे लगता है कि ये शायद सही समय था एक तरह से आना, और मैं थिएटर इतना सारा करके मेरे को थोड़ा थकान भी हो गई थी, मैं चाह रहा था एक नया दरवाज़ा खुले और मैं कुछ और करूँ। हम लोग थिएटर से फिल्मों की तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन मैं उससे पहले चाह रहा था कि चाय पर चर्चा के दौरान आपने जो दुबे जी का और वो कविता का वाकया सुनाया, वो वाकया भी सुनना है हमें और वो कविता भी सुननी है। वो कविता तो याद नहीं है मेरे को, मुझे। कविता तो हम प्रिंट आउट निकलवा के याद करवा लेंगे। हाँ, प्रिंट आउट अगर निकाल दोगे तो मैं पढ़ लूँगा। ठीक है, आप वो वाकया बताएं। लेकिन वो वाकया ऐसा था कि भवानी भाई का जो असल में भवानी भाई से का संबंध ऐसा है, भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो, उन्होंने सन्नाटा जो कविता है वो होशंगाबाद के किले के बगल में बैठ के लिखी है। तो इसलिए सन्नाटा मेरे बड़े करीब है कविता, क्योंकि आपको लगता है तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, बाहर किला है, यहीं तो बैठ के सन्नाटा लिखी गई है, कनेक्ट। और एक दिन हम पार्टी में थे दुबे जी की, तो अचानक अमरीश पुरी सन्नाटा सुना रहे थे। मैं कही तो हमारे भवानी भाई की कविता, हम तो होशंगाबाद की कविता है, कौन सुना रहा है? देखा तो पुरी साहब सुना रहे थे। तो तब से दुबे जी, पता लगा कि दुबे जी बहुत जो है भवानी भाई को पसंद करते हैं, और भवानी भाई के साथ वो रह भी चुके हैं काफ़ी समय, जब भरे भवानी भाई बम्बई में थे। तो तब दुबे जी एक कविता सुनाते थे, सुख का दुख, और इतनी खूबसूरत सुनाते थे वो कविता कि भैया हम सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। वो मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो मुझे कविता दे दें, तो मैं उनके पीछे पड़ा रहा कि दुबे जी कविता दे दो, मैं लिख लूँगा, आप सुना दो। कह रहे नहीं, तुम लड़की पटाओगे, ये कविता सुना के हमें पता हम नहीं देंगे। भाई साहब वो नहीं दी तो नहीं दी, तब इंटरनेट था नहीं। अचानक मुझे किसी ने इंटरनेट से प्रिंट आउट बहुत समय बाद दिया उस कविता का, मैंने वो कविता याद की, मगर ये तुरंत से पेशतर दुबे जी को सुना दूंगा। लेकिन तब तक बदकिस्मती से दुबे जी कोमा में जा चुके थे। फिर जब उनकी डेथ हुई तो मैंने उनकी डेथ पे, जब हम लोग सब मिले सारे थिएटर वाले पृथ्वी में, तो मेरी बड़ी इच्छा थी, तो मैंने कहा कि मैं ये कविता दुबे जी सुना रहा हूँ, और मैंने सुनाई। एक 5 लाख रुपए में फिल्म बनाई, फिल्म का नाम हंसा, कई जगह अवार्ड पाया फिल्म ने। तो जैसा कि मेरे साथी ऋषभ भी कह रहे थे, 5 लाख में फिल्म कैसे बन जाती है? मतलब
क्या ही जादू है ये कि नहीं वो सबने मुफ्त में काम किया, सारे इंस्ट्रूमेंट्स मुफ्त में आए, इसके बावजूद 5 लाख, मतलब अगर ऐसा मान भी लें तो असल में ऐसा ही हुआ। वो बहुत समय थिएटर करने के साथ साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि कुछ लोग जुड़ जाते हैं जिनको लगता है यार ठीक ठाक करता है, इसकी हम सहायता कर लेंगे। असल में मेरे पास 12,000 रुपये थे जब मैंने फिल्म बनाना शुरू किया था, लेकिन चूंकि पता नहीं कहाँ से वो सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि लोग आते गए, जुड़ते गए, और कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ लोगों ने आपका 5D कैमरा दे दिया। एक दिल्ली के एक आदमी जिन्होंने हमारे नाटक देखा था, उन्होंने ट्रैक, ट्रॉली और सब कुछ दे दिया, कहा कि ये लेके जाओ, आप शूट करो। और हम लोग वहाँ, किसी को फिल्म बनाना आता नहीं था, ना मुझे आता था, और एक जो कैमरामैन थे सचिन, उन्होंने सिर्फ एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया था उसके पहले। हमने कहा तुमने अच्छा शूट किया, आ जाओ तुम कर लो कैमरा। और हम सब मिलके कर रहे थे, और सबको धीरे से रिफ्लेक्टर पकड़ना सिखाया कि भैया सन इधर चमकना चाहिए, और थोड़ा सा किसी ने, कुमुद भाई ने वो सीखा क्लैप देना, और हम लोग सब ऐसे मिल के हमने अंत में 17 दिन में एक फिल्म बना ली, जिसकी कहानी सिर्फ मुझे पता थी कि क्या बनाना है। और वहीं के बच्चों को लिया था, जंगल के, अपने पहाड़ के, उत्तरांचल के, और उन दोनों ने मेन रोल किया उस फिल्म में। और वो जब बन के रेडी हुई, मुझे तो क्या लगा था कि अब DVD पे चाय रख के पियेंगे, सब मिल के देखेंगे, एक दिन फिल्म ख़त्म। लेकिन वो जब बनी तो लोग कहने के हमके दो तो हमको दे दो, और वो अचानक ओशियान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, वहाँ अवार्ड मिल गए, और PVR ने कहा हम रिलीज़ करेंगे। हमने कहा ये लो DVD। कहने का DVD से नहीं रिलीज़ होती है, हम कुछ और चाहिए हमको। तो फिर अंत में जो है सीखते मास्टर टेप तक आए, और वो रिलीज़ हुई। और हमने सारे ग्रुप वालों ने रात भर जो है बम्बई में पोस्टर लगाए, वहीं लगा सकते थे, और अपने घर के अगल बगल लगाए कि खुद निकलेंगे तो देख लेंगे कि हंसा रिलीज़ हो रही है। तो इसलिए कुछ ही लोगों ने देखी, लेकिन अभी वो YouTube पे है फ्री। हाँ, मैं ये चीज़ जोड़ने वाला था कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हंसा ज़रूर देखें, और ये YouTube पे उपलब्ध है। अगली 2 फिल्में, 3 हैं, तीसरी का नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं, मरून ले सकते हैं। मरून, बिल्कुल। तो एक धूल है, घूल, जिसमें आप राधिका आप्टे के अपोजिट हैं, और राधिका चूंकि हीरोइन है इसलिए हमने ये मान लिया कि आप हीरो हैं। वो राधिका आप्टे की फिल्म है, और बहुत क्या है, किस जॉनर की फिल्म है, बेसिक प्लॉट क्या है, कब तक रिलीज होगी? ये बहुत जल्दी शायद रिलीज़ होने वाली है, मतलब इस साल के शुरुआती दौर में रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा। ये हॉरर फिल्म है, फैंटम ने प्रोड्यूस की है, पैट्रिक ग्राहम्स ने इसको डायरेक्ट किया है, बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। और ये एक उस तरीके की स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, जब आप कुछ स्क्रिप्ट पढ़ते हो और आपको लगता है कि यार ये फिल्म बननी चाहिए, एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो ये उस तरीके की फिल्म है। तो और जब पता लगा राधिका कर रही हैं, जो कि हमारे समय की, इस समय सबसे कमाल अभिनेत्री हैं, बहादुर भी हैं, तो उनके साथ काम करने का मैं मौका गंवा नहीं सकता था। तो मैं अनुराग कश्यप से बात कर रहा था राधिका आप्टे के बारे में हम लोग, तो अनुराग बोला कि वो जब सीन लीक हो गया था एक, हाँ, तो उसकी मदर का कॉल, वो घर पे थी, तो अनुराग को लगा कि पता नहीं कैसे, क्योंकि वो भी पहली मर्तबा साथ में काम कर रहे थे, और राधिका की जो मदर हैं वो शायद डॉक्टर हैं, बहुत मकबूल डॉक्टर हैं, कैंसर सर्जन हैं या कुछ ऐसी एक्सपर्ट हैं। तो राधिका ने अनुराग को दे लो मम्मी से बात करो, और अनुराग को लगा कि अब ये नाराज़ होंगी, और वो बोली अरे बेटा तुम परेशान क्यों होते हो, जब इसने ये प्रोफेशन सिलेक्ट किया है तो इसकी तो ये सारी दुश्वारियां हैं, और ज़रूरी तो नहीं कि हम लोग जितने आज़ाद ख्याल हों सब लोग भी हो जाएं, लेकिन सब लोगों को होना है, इसीलिए तो इस तरह का काम हो रहा है। आपका राधिका के साथ क्या अनुभव रहा, काम का कुछ उनका एटीट्यूड, या मतलब मेरे ख्याल से मैंने राधिका को भी ये बात बोली थी, पहली मैं हीरोइन ऐसी देखी मैंने जो मिरर नहीं देखती है। और मेरे के लिए बड़े आश्चर्य की बात है ना कि टेक के पहले तो हर व्यक्ति अपना चेहरा देखना चाहता है, लेकिन वो इतनी, असल में उनके अंदर उनके पेरेंट्स, अपब्रिंगिंग, उन्होंने जो थिएटर किया है पूना में, उसके कारण जो बेबाकी है, वो बेबाकी है जिसके कारण लोग उनको इतना पसंद करते हैं, और वो अद्भुत चीज़ है। इसलिए वो राधिका जो एक तरीके की, वो अलग ही एक एक्ट्रेस है, और उनकी परफॉर्मेंस में ये सब दिखता है। जॉली LLB 2 में भी आपका कैमियो है? जी, मैं गेस्ट अपीयरेंस में हूँ, और चूँकि मुझे वो डायरेक्टर अद्भुत लगते हैं, तो मैंने मैंने कहा सुभाष जी के साथ काम करना था, और उन्होंने बोला ये रोल है, करना ही है। मैंने कहा मैं करूँगा, आप मुझे पासिंग शॉट भी दोगे तो मैं कर लूँगा। ऐसा है, और बड़ा सुंदर रोल है। पता नहीं लोग विनम्रता के चलते कहते हैं या बचपन की ख्वाहिशें होती हैं इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस एक्ट्रेस का, बिपाशा बासु का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कल या परसों के सप्लीमेंट में, कि जब तक मैं उनके साथ काम नहीं कर लूँगी तब तक मैं रिटायरमेंट का नहीं सोचूंगी, समथिंग ऑफ दैट नेचर। और आपने अमित जी के साथ काम किया है,
अमिताभ बच्चन के बारे में कैमरे के सामने बहुत बातें होती हैं, कैमरे के पीछे भी बहुत बातें होती हैं, महफिलों में बहुत बातें होती हैं। अमिताभ बच्चन से जुड़ा कोई किस्सा जो आप कैमरे के सामने बता सकें, अच्छा बुरा जैसा भी है, क्योंकि अतिशय विनम्रता से भर जाते हैं लोग भी और वो भी। नहीं, बच्चन साहब, अब मैं उनके सामने क्या किस्सा बताऊं, मतलब मैं जैसे हर आदमी का बचपन का एक किस्सा अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तो और हर आदमी चाहता है कि मैं बच्चन साहब को ये बता दूं कि असल में बचपन में मैं और आपका क्या रिलेशन था। तो वो शायद हज़ारों करोड़ों किस्से सुन चुके होंगे। लेकिन चूंकि मेरी माँ ने एक बार मुझसे बोला था कि अमिताभ बच्चन इतना फेमस पता है क्यों है? क्योंकि इसकी आंखें जो है ना ऊपर चढ़ी हुई हैं, ऐसी हैं। जिनकी आंखें ऊपर चढ़ी होती हैं वो बहुत लकी होते हैं। भाई साहब, ये बात थी कक्षा 3 में था मैं। तो कक्षा 3 के बाद से आज तक जितनी वो स्कूल की फ़ोटो होती है ना, उसमें मैं ऐसा ही हूँ। मतलब मेरे सारी फ़ोटो ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। अब ये सब इम्पैक्ट है हमारा। अब उसके बाद जिस दिन मैं पहली बार अमिताभ बच्चन के सामने आया और हम दोनों को रिएक्शन देना था, बेसिकली हमारे डायलॉग थे नहीं, जो मैं बड़ी इच्छा थी कि उनके साथ हाँ, जो आप है, लोग कोई साझा, हमारा रिएक्शन था बस। वो एक बार मुझे देखते हैं और मैं उनको देखता हूँ। और वैसे जब वो घर पे हमला होता है वो वाला सीन जो है। जब वो आते हैं, उनकी बेटी मरती है, तो हाँ 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 हाँ। तो जब मैंने उनको देखा, जब मैं देख रहा था, तो चूंकि आपने डॉन, आप समझ रहे हैं, शोले, डेथ सीन 50,000 बार आपने देखा है, तो वो बच्चन साहब दिखते नहीं आपको, आपको आपका बच्चन दिखता है। टा 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 टा, है, और आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो पहली बार तो ऐसा हो गया कि मुझे रोकना पड़ा। मैं 2 मिनट, मैं गया, चाय पी, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर वापस आने का। अच्छा, वो सीन एक साथ शूट नहीं हो रहा था, कट था? नहीं, एक साथ ही हो रहा था, लेकिन वो रिएक्शन आपको देना था ना कि आप देख रहे हैं बच्चन। तो बोले आप कैसे देखोगे, क्योंकि वहाँ तो आपको कुछ और ही दिख रहा है। क्योंकि हम सबका एक पूरा एक संसार जुड़ा है। मतलब मुझे आज भी याद है, बारामूला में हमारी डेस्क थी, उसमें पूरे बच्चन के पूरे परिवार के फोटो थे। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन छोटे हो ना, श्वेता, सब लोग। तो वो पूरा बच्चन से भरा था मेरा डेस्क। अब वो कैसे आप मेमोरी छोड़ दोगे ना कि लेकिन ये बताया नहीं जा सकता कि बच्चन साहब को इतनी कहानियाँ लोगों ने बताई होगी ना कि अब लगता है कि एक और बच्चन साहब सुन लो, बचपन में क्या हुआ था। इधर कुछ बरसों से मानव कौल की पहचान लिखने वाले के रूप में भी बन रही है। आपकी कहानियों की पहली किताब आई ठीक तुम्हारे पीछे, और अभी पुस्तक मेले में प्रेम कबूतर रिलीज़ हुई। तो थिएटर लिखने के दौरान तो ये यकीन भी आ गया और उस यकीन का इम्तिहान भी हो गया कि वो कितना दुरुस्त यकीन है कि लिख सकते हैं। फिर ये ख्याल कैसे आया कि कहानियाँ भी लिख ही डालें? क्या नाटक की कहानियाँ लिखने के क्रम में आया, या कुछ कहानियाँ थीं जो आपको लग रहा था कि वो कहानियों के लिए ही हैं, थिएटर के मुहाने तक ले जाना शायद मुमकिन ना हो? नहीं, असल में जब मैंने 2002 में एक्टिंग छोड़ी तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम था कि जब मैं थिएटर में प्ले लिखता था, डायरेक्ट करता था, उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम था, क्योंकि मैं और कुछ और नहीं कर रहा था। तो या मैं ट्रैवल करता था या लिखता था। तो लिखते लिखते लगा कि हाँ यार, ये कुछ अजीब सा किस्सा आ रहा है, ये भी लिख देता हूँ, क्योंकि मैं तब मैं ब्लॉग लिखने लगा था। अच्छा। तो ब्लॉग में कुछ किस्से ज़्यादा लंबे हो गए और वो कहानी नुमा हो गए, लेकिन वो फिर मैं ब्लॉग में डालता नहीं था, क्योंकि वो सब मैंने कुछ 30 पन्ना लिख दिए हैं, बचा लेते हैं। तो मैं कहीं डंप कर देता हूँ। तो मैं वो डंप करता रहा, कुछ डाल दिए, कुछ डंप करते रहा। बहुत समय बाद पता लगा ये तो कहानियाँ हैं जो 2002 से मैं लिखते चला आ रहा हूँ। तो वो कुछ कहानियाँ कुछ लोगों के हाथ लगी जिन्होंने ब्लॉग में पढ़ी, और वो शैलेश तक पहुँची, और उन्होंने कहा कि हम छापना चाहते हैं। तो मेरे को फिर ढूंढनी पड़ी सारी कहानियाँ, और मैंने इनको कुछ 17-18 कहानियाँ दी, जो अब ये दूसरा संकलन आ रहा है। तो ये 2002 से चला आ रहा था, और मैंने कतई नहीं लिखा था कि कभी छपेंगी। मैं ये लिख ही रहा था बस ऐसे ही, क्योंकि मेरे को लिखना अच्छा लगता है। कविताएं भी लिखते हैं? कविताएं एक समय के बाद आपका साथ छोड़ देती हैं। तो मेरा साथ कविताओं ने छोड़ा कुछ 6-8 साल पहले। तो तब तक मैंने बहुत कविताएं लिखी जो कहीं कहीं पड़ी हुई हैं। क्या कोई हसीन हादसा हो गया या? नहीं, लेकिन जैसे लेखक जो है हर शुरू में कवि होता है, फिर जब कविता नहीं कर पाता तो कहानी लिखता है, फिर जब कहानी नहीं कर पाता तो उपन्यास लिखने लगता है। तो वो ऐसा एक उसका क्रम है लेखक का। तो जब कविता छूटती है तो उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि कुछ और आएगा। आपने उपन्यास का जिक्र किया, निर्मल वर्मा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे इंटरव्यू शुरू होने से पहले। उनका अंतिम अरण्य उपन्यास, जो उनका आखिरी उपन्यास भी है, और आपके थिएटर ग्रुप का नाम भी अरण्य है। कौन से वो राइटर हैं जिनके पास मानव कौल बार बार लौटते हैं? वो कविताएं, वो किताबें? मेरे जो सबसे ज़्यादा करीबी राइटर्स हैं, जो जिनकी झलक मेरी राइटिंग में भी है,
वो विनोद कुमार शुक्ल हैं, निर्मल वर्मा हैं, कोइत्जी हैं, कामू हैं, काफका हैं। मैं इन लोगों के पास इनकी कुछ किताबें हैं, जैसे निर्मल वर्मा की तो एक किताब है वो मेरे साथ ही ट्रैवल करती है लगभग, जो है धुंध से उठती धुंध। उनकी डायरीज़ हैं जो मेरे ख्याल से आज तक की सबसे अद्भुत डायरीज़ लिखी गई हैं। और निर्मल वर्मा का एक लेखन और विनोद कुमार शुक्ल का एक लेखन है जो मैंने शायद पता नहीं कितनी बार पढ़ा है। और उनको बार बार पढ़ना, क्योंकि मैं भूल भी जाता हूँ पढ़ना, तो मुझे लगता है मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। तो ये और कामू जो है मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कामू को। कोइत्जी जो है अभी डिस्कवर किए हैं, सॉल बेलो जो मेरे फेवरेट राइटर हैं जिनको मैं बार बार चाहता हूँ। आपने डायरी का जिक्र किया, मैं एक इसमें टीप जोड़ना चाहूँगा, कुंवर नारायण की डायरी ज़रूर पढ़िए। हाँ, मैंने सुना है। हाँ, बहुत ही समृद्ध जीवन। मुझे एक पंक्ति याद है, कुंवर नारायण हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, निबंध लिखते हैं, और उन्होंने एक जगह लिखा कि मोटर का कारोबार करता हूँ ताकि साहित्य का कारोबार ना करना पड़े। उनके पारिवारिक काम है लखनऊ में, ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ, और इतना समृद्ध है उनकी डायरियाँ भी, जो कि निर्मल जी को हम लोगों ने पढ़ा है, विनोद कुमार शुक्ल को तो पढ़ते ही हैं। खुद भी वो इतने संत व्यक्ति हैं कि मिलें तो लगे कि पैरों पे माथा रख दें, ऐसी श्रद्धा आती है विनोद जी को देख के। कुंवर जी का भी वैसे ही, अभी उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है। आपकी फिल्म आने वाली है एक और, मरून, उसके बारे में बताइए। मरून जो है पुलकित ने लिखी, डायरेक्ट और प्रोड्यूस की है। पुलकित एक यंग एकदम 26 साल का लड़का है, और उसने बहुत ही कमाल ये कहानी एक दिन जिस दिन मुझे सुनाई थी तो मैंने कहा गुरु ये हम फ्री में करेंगे, तुम बाकी सब की व्यवस्था कर लो अच्छे से। और किस्मत से बाकी सब की व्यवस्था हो गई और उसको प्रोड्यूसर मिल गया और हम लोगों ने फिल्म शूट की। जो फिल्म बहुत जल्दी आपको 1 फ़रवरी तक आपको इंटरनेट पे एक अच्छी साइट पे। क्या है बेसिक प्लॉट? बेसिक है प्लॉट, एक आदमी है और एक बंगला है और थ्रिलर है। तो हमारे देश में जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में उतनी अच्छी बनती नहीं है, खासकर ओरिजिनल। और ये एक ओरिजिनल साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म है जो मैंने अभी तक की है। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म पे, और ये iTunes पे अभी अवेलेबल है, सो यू कैन वॉच इट। अच्छा, एक आखिरी सवाल। नौजवान जब भी लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में किसी फिल्मी हस्ती को देखते हैं तो अगले एक हफ्ते में हमारे मेल बॉक्स में दर्जनों मेल होते हैं, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, आप प्लीज़ उन तक पहुंचा दीजिए, चाहे अनुराग आएँ, इरफान आए, जो भी आते हैं। और दूसरा कि मुझे भी मुंबई जाना है और हीरो बनना है तो मैं क्या करूं। तो मानव कौल बता दें लल्लन टॉप के व्यूअर्स को कि जिनको हीरो बनना है, जिनको बम्बई जाना है, वो क्या करें, मतलब वो क्या मंत्र है जिसको लगातार जपना चाहिए, क्योंकि वो एक एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। तजना तो पड़ता ही है काफ़ी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। असल में क्या है कि बात, आप जो दुख है वो दुख आपको क्या देता है, आपको दूसरे का सुख दुख देता है। आपके पास कोई अपना दुख है नहीं, लेकिन वो जो है ना परिप्रेक्ष्य में किसी बात को ना कि कोई आदमी ज़्यादा सुखी है से आप दुखी हो, क्योंकि आपके पास अपना कोई दुख नहीं, क्योंकि हमारे पास तो हमारे हाथ पांव चल रहे हैं और हम लोग जी रहे हैं, सबको खाना मिल सकता है। बम्बई में आप आते हैं, मैं आज तक भूखा नहीं रहा बम्बई में, कम खाना मिला है लेकिन खाना मिल जाता है। तो दुख इस बात का है कि भाई मेरे जो अगल बगल के लोग हैं वो काम करने लगे हैं और मैं नहीं करने लगा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ख़राब बात है कि आप किसी से पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी वो कतई जर्नी नहीं है जो मेरी जर्नी है। जैसे जब हम गए थे और हमको कुछ हमारे सीनियर सजेशन देते थे, हमको उस समय लगता था कि यार देखो हम ये नहीं कर पा रहे तभी हम ये नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन हमको बाद में पता लगा हमको ये कभी बनना ही नहीं था, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो बिल्कुल अलग है। और आपकी जर्नी यूनिक है इसलिए पेनफुल है, क्योंकि आपको लगता है ये आप ही के साथ हो रहा है और किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, आप ही के साथ हो रहा है क्योंकि आपकी जर्नी अलग है। तो मेरे हिसाब से किसी से पूछना सबसे बेकार बात है। आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए, आपकी अपनी जर्नी है, आप सांगल खेड़ा जाएँ, चाहे आप बम्बई जाएँ, जर्नी है, आप उस यात्रा पर निकलिए, मस्ती है, बाकी तो जीवन। यात्रा पर निकलिए और अपने मील के पत्थर खुद निहारिए, आगे बढ़िए। मानव कौल एक और हस्ती के साथ लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम से दिलचस्प बातों का पिटारा खोलने की कोशिश करेंगे। जयराम जी की।